अल्लाह मुझे माफ करे, ये उस शख्स के जुबान में आखिरी कुछ लफ्ज थे। हम बात कर रहे हैं अजमल आमिर कसाब की। मगर एक ऐसा हत्यारा, एक ऐसा आतंकवादी जो निहायत ही मोटिवेटेड है। सवाल यह कि क्या वाकई उसके जहन में माफी थी? क्या उसे अपनी गलती का एहसास हुआ? जी हां, आखिरकार अजमल आमिर कसाब को आज सुबह 7:36 पर पुणे की अरवड़ा जेल में गोपनीय तरीके से सजाए मौत सुना दी गई। जी हां, फांसी की सजा उसे सुना दी गई है और अब कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर अब इस फांसी के बाद क्या। आइए देखते हैं रिपोर्ट। तीन साल 11 महीने और 25 दिन पुरानी यह तस्वीर कुछ लोगों पर हमले की तस्वीर नहीं थी, न किसी शहर पर हमले की। यह हमला देश की संप्रभुता पर था, हमारी लोकतांत्रिक आस्थाओं पर था, उस एहसास पर था जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन अब अजमल आमिर कसाब को फांसी दे दी गई है। यह हमला हमारे देश पर हमला था। इस हमले में 166 निरपराध नागरिकों का मृत्यु हो गया था, जिनमें हमारे शहीद ऑफिसर भी थे। इस हमले के दरमियान 9 आतंकवादियों को मारने में सुरक्षा कर्मियों को कामयाबी मिली। एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा था। 164 मौतों के शोक में सिसक उठा था समंदर। 308 घायलों की चीख से हिंदुस्तान के आसमान की आंखें भी नम हो आई थी। 4 जांबाज अफसरों ने अपने लहू से मादरे हिंद के लोकतंत्र का मुकद्दर लिखा था। हमने दुनिया के पहले आत्मघाती आतंकवादी को जिंदा पकड़ा था, अजमल आमिर कसाब। इंसाफ ने उस हमले का हिसाब कर दिया है। सुबह जब हिंदुस्तान सोकर जागा तो अजमल आमिर कसाब का जीवन अस्त हो चुका था। 7:36 पर उसे फांसी दे दी गई। आज सुबह 7:30 बजे अजमल कसाब को इरवडा सेंट्रल प्रिजन में फांसी दी है। अपने एक साथी के साथ मिलकर कसाब ने 26 नवंबर की रात छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर 58 मुसाफिरों की मौत की एक कायर कहानी लिखी थी। लेकिन कामा अस्पताल से निकलते हुए वो एक नाके पर पकड़ा गया। इस गिरफ्तारी ने FBI तक को सकते में डाल दिया था। कानून ने अपना काम किया और दोष एस्टेब्लिश हुआ था कि मतलब इस पर तो भारत का जो कानून है, देश का कानून है, उससे तहत फांसी की सजा का खबर मिला है। फांसी हुई है। बुरा काम का अंजाम बुरा ही होता है। जब से कसाब गिरफ्तार हुआ था तभी से उसे फांसी देने की मांग उठ रही थी। जिस मुल्क में वो पैदा हुआ उसने भी उसे अपनी मिट्टी का नाम देने से इनकार कर दिया था। लेकिन एक जिम्मेदार लोकतंत्र के बतौर हम जल्दबाजी से बचे, लंबी अदालती प्रक्रिया से गुजरे, पेशी और अपील का मौका दिया, राष्ट्रपति तक ने वक्त लिया, क्योंकि हम इतिहास के आईने में अपनी जिम्मेदारियों की लकीर खींचना चाहते थे। जो भी कार्रवाई हुई है, पूरी कार्रवाई शुरू से अब तक वो हमारे देश के विधि अनुसार हुई है। जो व्यवस्था विधि में है उसके अनुसार हुई है। सरहद पार की कुछ गुस्ताख नजरों ने हमें नजराने में कफन का कारवा भेजा था, लेकिन हमने उस पर अमन की चादर डाल दी थी। हमें मालूम है कि बड़ी मुद्दत से बनते हैं मुल्क, इंसाफ को इबादत की तरह पूजते हैं हम। इस घटना से ये सिद्ध होता है भारत में कानून का राज्य है। अब चाहे भारत का नागरिक हो, चाहे भारत का नागरिक न हो, अगर देश को कोई कानून तोड़ा गया है उसे सजा देगी, चाहे जितना भी समय लगे, चाहे कितना खर्चा है। हमने चोट खाई लेकिन तिलमिलाए नहीं। आंधियों में भी हमने जलाए रखे उम्मीदों के चिराग, लड़े और आगे बढ़े। दर्द के सोखते में सूखते रहे आंसू, लेकिन हम नहीं भूले कि जड़ों पर चोट की सूरत में एक संप्रभु देश का सलूक क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए सिसकियों के बीच इंसाफ का सलीका।
दिल्ली से आंचल आनंद और शमशेर सिंह, मुंबई से साहिल जोशी के साथ विद्या, पुणे, आज तक। और हम आपको बता दें कि इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। यहां दिल्ली स्टूडियो में मौजूद दीपक शर्मा और येरवड़ा जेल में मौजूद हैं हमारी संवाददाता विद्या। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे विद्या का। विद्या, इस वक्त अगर आप कैमरे के जरिए हमें यह दिखा सकें, येरवड़ा जेल के बाहर क्या मंजर है? अभी सर, दरअसल ये किसी भी आम दिन के जैसे यहाँ पर लग रहा है। कई सारे जो लोग यहाँ पर अपने रिश्तेदारों से मिलने आते हैं वो हैं, लेकिन कुछ खास कोई अंतर कि यहाँ पर अजमल आमिर कसाब की फांसी हुई है ये यहाँ नहीं दिख रही है। 3-4 पुलिस के अधिकारी यहाँ जरूर हैं, लेकिन वो सिर्फ यहाँ इस वजह से हैं कि क्योंकि मीडिया के कई लोग हैं यहाँ पर, यह इसकी वजह से कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। तेज सड़क है, गाड़ियां चलती हैं तेज यहाँ से, इस वजह से वो यहाँ पर सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अंदर में कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा जिससे लगे कि यहाँ पर आज सवेरे ही 7:30 बजे अजमल आमिर कसाब, जिसने खून खराबा का मचा दिया था मुंबई में 4 साल पहले, उसकी आज यहाँ फांसी हुई है। दीपक, अपने आप में जिस तरह से सीक्रेट रखा गया वो काबिले तारीफ है। अक्सर कहा जाता है कि सरकार सीक्रेट्स रखने में नाकाम साबित होती है, मगर इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं? क्योंकि सही कह रहे हैं कि जो होम मिनिस्ट्री है वहां पर रिपोर्टर्स की सबसे ज्यादा मौजूदगी रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट बीट है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में मैं जरूर प्रशंसा करूंगा शिंदे साहब की और खासकर आईबी की, कि जितनी भी फाइल्स का मूवमेंट हुआ है, चाहे वह लॉ मिनिस्ट्री के बीच में हुआ हो, चाहे वह होम मिनिस्ट्री के बीच में हुआ, या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बीच में हुआ, या फिर महाराष्ट्र सरकार, जितनी फाइलें थी वो बजाय डिस्पैच के वो हमेशा स्पेशल मैसेंजर के थ्रू मूव करती रही। और यही वजह थी कि सुबुगाहट किसी को पता नहीं लगी। यहां तक कि जब जेल से, मुंबई जेल से पुणे ले जाया गया, तब भी नहीं पता लगा कि आखिर कसाब को पुणे क्यों ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, खबर तो यह आ रही है कि लगातार गार्ड्स जो हैं वो आर्थर रोड सेल में उस खाली सेल को गार्ड करते रहे ताकि यह भावना दी जा सके कि अंदर अभी भी कसाब मौजूद है। विद्या, आप पिछले कुछ अरसे से वहां हैं, अभी पुणे में, वहां अगर आसपास के लोग जो हैं क्या वो कुछ बता रहे हैं, कुछ उन्होंने महसूस किया, या फिर ये तमाम चीजें तभी सामने उभर कर आई जब इसको अंजाम दिया गया? अंदर जेल स्टाफ से आपको क्या खबरें मिल रही हैं? जी देखिए, कोई भी ये बताने को तैयार नहीं कि आखिर किसी को भी इस बात की जानकारी थी कि नहीं। हमने कुछ लोगों से यहाँ पे पूछने की बात की, ऑफ रिकॉर्ड भी कई लोगों से पूछा कि कहीं उनको पता हो किसी चीज के बारे में, लेकिन ज्यादातर यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्हें भी इस बात की जानकारी थी ही नहीं कि यहाँ पर अजमल आमिर कसाब को लाया गया है या फिर उसकी यहाँ पर फांसी होने वाली है। अंतिम क्षणों तक भी यहाँ पर किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी, जब तक कि दरअसल सवेरे सवेरे जब उसे फांसी दी गई, तब जाके यहाँ पर जब लोगों ने जब उसे फांसी दी तब उन्हें पता चला कि जिसको वो फांसी दे रहे हैं वो अजमल आमिर कसाब है और उसे 2 दिन पहले ही मुंबई से पुणे लाया गया था। जी विद्या, दीपक आप मेरे साथ बने रहिए। दरअसल कसाब को फांसी दे जाने का ऑपरेशन निहायत ही गुप्त था। 5 नवंबर को इसकी शुरुआत हुई जब राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका ठुकराई। सरकार के गिने चुने लोग ही ये जान रहे थे कि कसाब को फांसी दी जाने वाली है। क्या ये इत्तेफाक है कि 4 साल पहले उसने जिस नवंबर के महीने में मुंबई के बेगुनाहों को दर्दनाक मौत दी थी, उसी नवंबर के महीने में उसकी मौत आई। 5 नवंबर 2012 को उसे जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 5 नवंबर को उसकी दया याचिका खारिज कर दी। उसी दिन यह तय हो गया कि कसाब की फांसी का इंतजार खत्म होने वाला है। माननीय राष्ट्रपति जी ने अजमल कसाब से जो मर्सी पिटिशन मिला था उसको खारिज कर दिया है। ये माननीय राष्ट्रपति जी ने संविधान के आर्टिकल 72 के तहत किया हुआ है। ये डिसीजन कुछ हफ्ते पहले लिया था और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कम्युनिकेट किया गया था। उसके बाद की कार्रवाई सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया है। राष्ट्रपति की दया याचिका ठुकराए जाने के साथ ही कसाब को फांसी दिए जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 7 नवंबर को फाइल गृह मंत्रालय के पास भेज दी गई। 8 नवंबर को गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने उस पर दस्तखत किए।
8 नवंबर को ही महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिए गए कि कसाब को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए। गृह मंत्री की ओर से राज्य सरकार से कहा गया था कि 26 नवंबर से पहले उसे हर हाल में फांसी दी जाए। 9 नवंबर को प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री के साथ बैठक की। गृह सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी इसकी जानकारी थी। 11 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जेल आईजी कानून व्यवस्था और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक की। बैठक में ऑपरेशन के लिए 17 लोगों की टीम बनाई गई, जिसकी अगुवाई देवेंद्र भारती कर रहे थे। कसाब को 12 नवंबर को ही बता दिया गया था कि 21 तारीख की सुबह उसे फांसी दे दी जाएगी। 2 दिन पहले यानी 19 नवंबर को उसे पुणे की येरवडा जेल ले जाया गया। पुणे ले जाने की जिम्मेदारी आईटीबीपी को दी गई थी। सुबह 7:36 पर उसे फांसी दी गई। 8:40 पर उसे येरवडा जेल में ही दफना दिया गया। पाकिस्तान को खत से कसाब को फांसी दिए जाने की खबर दे दी गई थी, लेकिन पाक सरकार ने खत लेने से मना कर दिया, जिसके बाद मंत्रालय ने ये जानकारी पाकिस्तान को फैक्स कर दी। कसाब के घर वालों को भी खत से बता दिया गया था कि उसे 21 नवंबर को फांसी दी जाएगी। उसके जो रिलेटिव्स हैं उनको कुरियर से भी हमारे हाई कमीशन ने खबर किया। कुरियर का भी रसीद है, वो महाराष्ट्र को भेज दिया गया। मुंबई से संदीप सोनवलकर और साहिल जोशी के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक।